हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। ये वीडियो सीए फाइनल सेल्फ पेड स्टडी मॉड्यूल सेट बी कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर के बारे में है। ये एक कंप्लीट थ्योरी सेशन होगा। हम इस चैप्टर की सारी थ्योरी और सारे थ्योरी क्वेश्चंस कवर करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। अब इस चैप्टर में हमारे पास फाइनेंशियल मेजर्स और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स दोनों हैं। फाइनेंशियल मेजर्स जो प्रैक्टिकल सम्स के अंडर आते हैं वो हम पहले ही प्रैक्टिकल सम्स वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप प्रैक्टिकल सम्स रिवाइज करने के लिए उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस चैप्टर के थियोरी पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। थियोरी पार्ट में ये 4 मेन टॉपिक्स हैं और इसके अलावा कुछ छोटे टॉपिक्स भी होंगे जो हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पहला टॉपिक है 4 स्टेज सोल्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी। हमें अपने बिजनेसेस को सस्टेनेबल बनाना है। इसे लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन किया जाना चाहिए। हमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, हमें लोगों और सोशल फैक्टर्स की चिंता होनी चाहिए और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। यही सस्टेनेबिलिटी का मतलब है। सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटर्मिन करना होगा। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लाइन स्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरियल, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट। हमें अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए सही टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना होगा और फिर ये इंश्योर करना होगा कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट फिट है। फिर हमें डिग्री ऑफ डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आइडेंटिफाई करने हैं। डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आप किसी और पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोल दे रहे हैं। आप काम को डिवाइड कर रहे हैं और एलोकेट कर रहे हैं। यही डेलीगेशन का मीनिंग है। जो कंट्रोल आप डेलीगेट कर रहे हैं, जो अथॉरिटी आप दे रहे हैं, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी आइडेंटिफाई करना होगा। कौन से काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तभी आप इसे प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको सेल्स के बारे में कोई डेटा चाहिए तो किस पर्सन को कॉन्टैक्ट करना है। अगर सेल्स परफॉर्मेंस में ड्रॉप आता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये क्लियर होना चाहिए। चलिए परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश करते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों, और हर मेजर के लिए टारगेट सेट करते हैं। आप परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कैसे मेजर करेंगे? एग्जाम्पल के लिए सेल्स एक एरिया है, प्रॉफिटेबिलिटी एक एरिया है। अगर आपको मेजर करना है कि वहां कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं, तो आपको कुछ मैट्रिक्स, नंबर्स या यार्डस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। वही परफॉर्मेंस मेजर है। और फिर हर मेजर के लिए आपको टारगेट रखना होगा। जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में 12% सेल्स बढ़नी चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए। उन्होंने एक्चुअली कितना इंक्रीज किया, ये आपको चेक करना होगा और वही परफॉर्मेंस मेजर्स की चेकिंग थिंग होगी। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू करें और अगर ज़रूरत हो तो करेक्टिव एक्शन लें। आपको परफॉर्मेंस रिव्यू करनी पड़ेगी। चेक करना होगा कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। हमने टारगेट अचीव किया या नहीं, ये हमें केपीआई डैशबोर्ड की मदद से चेक करना होगा। केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो हम आगे देखेंगे। और अगर कोई डिविएशन है तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना होगा। अब हमें देखना है कि सीएसएफ और केपीआई क्या है। सबसे पहले हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में देख सकते हैं। ये बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। क्रिटिकल का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट या वाइटल। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए वाइटल एरियाज। वो एरियाज एस्पेक्ट्स हो सकते हैं या एरियाज ऑफ एक्शन हो सकते हैं। एस्पेक्ट्स में आप प्रॉफिटेबिलिटी को एक एरिया मान सकते हैं। बिजनेस की सक्सेस के लिए ये जरूरी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केट शेयर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और एरियाज ऑफ एक्शन का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, प्रोसेसेस या बिजनेस के पार्ट्स जो सक्सेस के लिए जरूरी हैं। तो ये क्रिटिकल एरियाज हैं। इसका मतलब है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। अब अगली चीज है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इन एरियाज में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं? एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एरिया में आपने कितना इंप्रूव किया या कैसी परफॉर्मेंस दी। उस पर्टिकुलर एरिया में आपने एक्चुअल रिजल्ट क्या अचीव किया, यही हम देखने वाले हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वही हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में हमारी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करें। ये एक डैशबोर्ड की तरह होगा जो हमें रियल टाइम बेसिस पर परफॉर्मेंस दिखाएगा। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि हमने कितनी सेल्स अचीव की और टारगेट के कंपैरिजन में कितना अचीव किया। इसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स शामिल होंगे जो ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को मेजर और मॉनिटर करने के लिए यूज होते हैं। हमने गोल अचीव किया या नहीं, ये हम केपीआई यूज करके मेजर कर सकते हैं। ये क्रिटिकल एरियाज में परफॉर्मेंस का सिग्नल है। एग्जाम्पल के लिए आईटी डिपार्टमेंट में हम देख सकते हैं। यहाँ सीएसएफ होगा रिस्टोरिंग नॉर्मल सर्विस। आईटी डिपार्टमेंट में क्या होता है? अगर कंपनी के सर्वर्स डाउन हो जाएं या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसे आईटी डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट को इसे जल्दी सॉल्व करना चाहिए, तभी हम कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दे सकते हैं।
अगर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट काम नहीं कर रही तो कस्टमर्स डिससैटिस्फाइड होंगे, उनका रिएक्शन नेगेटिव होगा और इससे कंपनी पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें नॉर्मल सर्विस रिस्टोर करनी पड़ती है। वेबसाइट के डाउन टाइम से उसे वापस नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में लाना होता है। ये आईटी डिपार्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इस काम को आप कैसे मेजर करेंगे कि हम इसे सही से कर रहे हैं या नहीं? फैक्टर है एवरेज टर्नअराउंड टाइम। मान लीजिए 4 घंटे। एवरेज टर्नअराउंड टाइम का मतलब है कि अगर वेबसाइट डाउन होती है तो उसे नॉर्मल सिचुएशन में लाने में कितना टाइम लगता है, बुरी पोजीशन से वापस टर्न अराउंड करना। तो अगर इसमें 4 घंटे लग रहे हैं तो इससे हम मेजर कर सकते हैं। हमें इस टाइम को इम्प्रूव करना होगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब हम केपीआई एनालाइज करके ही कर सकते हैं। ये 4 घंटे का टाइम केपीआई डैशबोर्ड में दिखाया जाएगा। अपने पर्टिकुलर बिजनेस में सीएसएफ और केपीआई कैसे आइडेंटिफाई करें? सीएसएफ का मतलब है की सक्सेस एरिया। हम इसे इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हैं। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है? हमारी कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी या लो कॉस्ट लीडरशिप में मेन फोकस कॉस्ट कम करने पर होता है। कॉस्ट रिड्यूस करना वही मेन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। इंडस्ट्री पोजीशन, क्या हम प्रीमियम कस्टमर को केटर कर रहे हैं या लो कॉस्ट कस्टमर को? यह हमने चैप्टर 1 में स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में पढ़ा था। ज्योग्राफिकल लोकेशन, हम किस लोकेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में या अमेरिका में? जब हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स प्रिपेयर कर रहे हों तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए। आपको कोर कॉम्पिटेंसीज यूज करनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसीज में ऑर्गेनाइजेशन के वो फीचर्स आते हैं जो रियली यूनिक स्किल्स हैं, जिन्हें कंपेटिटर कॉपी नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन के वो पावरफुल फीचर्स जो कस्टमर के लिए यूजफुल होंगे। आपको उन स्किल्स को यूज करके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को एक्सप्लॉइट करना है। उन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा करके आप कंपेटिटिव एडवांटेज पा सकते हैं। अगली चीज है केपीआई टारगेट्स। केपीआई टारगेट्स का मतलब है, जैसे यहां एवरेज टर्न अराउंड टाइम 4 घंटे है। टारगेट हो सकता है कि नॉर्मल सर्विस को 3 घंटे के अंदर रिस्टोर करना है, लेकिन एक्चुअली उन्हें 4 घंटे लग रहे हैं, तो आपको इसे कम करने की कोशिश करनी है। यह टारगेट टॉप मैनेजमेंट द्वारा सेट किया जाएगा। यह आप इंडस्ट्री और इंटरनल एनालिसिस करके कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करें तो पता चल जाएगा कि कहां इंप्रूव करना है। वो टारगेट स्पेसिफिकली स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक का मतलब है बिल्कुल क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, पॉइंट पर होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब है आप उसे 4 घंटे या 3 घंटे जैसे टर्म्स में मेजर कर सकें। अचीवेबल यानी टारगेट पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं। रेलेवेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होना चाहिए। टाइम बाउंड, आपको टाइम लिमिट देनी चाहिए, जैसे इसे 1 महीने में कंप्लीट करो या 2 महीने में इनएफिशिएंसी कम करो। अगली चीज है परफॉर्मेंस मेजर्स। एक आइडियल परफॉर्मेंस मेजर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करना चाहिए। इसे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स यूज करके मेजर किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, नॉन फाइनेंशियल मतलब क्वालिटी, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स जो आप देख सकते हैं, क्वालिटेटिव वो है जो आप कस्टमर सर्विस से ऑब्टेन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मेजर डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना चाहिए। इसे हमें कंक्लूजन देना चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सकें। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, विजन, स्ट्रैटेजी और शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से होना चाहिए। टारगेट अचीव करने के लिए आपको कुछ रिवॉर्ड या रीजनेबल इंसेंटिव देना चाहिए। इसमें वही फैक्टर्स इंक्लूड करें जो मैनेजर के कंट्रोल में हों। मैनेजर को सिर्फ उसी परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड या पनिश करें जो उसके कंट्रोल में है। अगर मैनेजर के कंट्रोल के बाहर कोई फैक्टर है और आप उसे पनिश करते हैं तो ये डीमोटिवेटिंग होगा। मेजर वर्सेस इंडिकेटर में क्या फर्क है? मेजर प्रॉफिट या लॉस के टर्म्स में इंपैक्ट दिखाएगा। हर इवेंट के लिए यह बताएगा कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट गेन हुआ या लूज हुआ। लेकिन जब आप इंडिकेटर देख रहे हैं तो ये बस एक पॉइंट या सिग्नल होगा, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। वैसे चैप्टर में ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बस छोटा सा डिस्टिंक्शन है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स अगर 50 पॉइंट्स अप है तो ये बस एक इंडिकेटर है, लेकिन परसेंटेज रिटर्न में चेंज यानी हमारा रिटर्न कितना चेंज हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो मेजर है। जैसे अगर हम 50 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट या कैपिटल अप्रिसिएशन कितना हुआ, ये मेजर बताएगा। परफॉर्मेंस मेजर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। हम परफॉर्मेंस डिटरमिन करने के लिए नंबर्स और मेट्रिक्स इजीली यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करने में मदद करता है। हम मैनेजर को क्लियरली बता सकते हैं कि 12% डिफेक्ट रेट अचीव करना हमारा टारगेट है। करंटली डिफेक्ट 20% है, हमें इसे 12% तक लाना है। इससे मैनेजर प्रोसेस और अपना रोल बेहतर समझ पाएगा कि अगर हम डिफेक्टिव आउटपुट कम करेंगे तो कंपनी की कॉस्ट कम होगी। हम डिविजन्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं और स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
अगर आपने रॉन्ग मेथड अप्लाई किया तो रिजल्ट भी रॉन्ग ही आएगा। कभी कभी सिस्टम रॉन्ग सिग्नल्स दे सकता है और उन सिग्नल्स के बेसिस पर आप रॉन्ग एक्शंस और गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए एक्यूरेसी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास 4 मॉडल्स होते हैं। एक है ट्रिपल बॉटम लाइन और दूसरे हैं बिल्डिंग ब्लॉक, परफॉर्मेंस पिरामिड और बैलेंस्ड स्कोरकार्ड। सबसे पहले हम ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में देखेंगे। जब हम ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ एक सैंपल लिया है। हर फॉर्मेट का बॉटम लाइन प्रॉफिट ही होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लास्ट लाइन हमेशा प्रॉफिट होती है। किसी भी कंपनी के लिए बॉटम लाइन प्रॉफिट ही है, लेकिन ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता। ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप सोसाइटी से रिसोर्सेज ले रहे हो और बिजनेस करके प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको सोसाइटी को भी कुछ वापस देना चाहिए। सोसाइटी में वहां रहने वाले लोग और एनवायरनमेंट यानी प्लैनेट दोनों शामिल हैं। इसलिए आपको 3 फैक्टर्स पर फोकस करना पड़ेगा। पहला है प्रॉफिट, जिसे आप इकोनॉमिक बॉटम लाइन कह सकते हैं। दूसरा है पीपल, जिसे सोशल इक्विटी बॉटम लाइन कहते हैं। और तीसरा है प्लैनेट, जिसे आप एनवायरमेंटल बॉटम लाइन मान सकते हैं। हर एक एस्पेक्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट, जैसे जब आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो आप कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में आएगा। पीपल पर इम्पैक्ट, ह्यूमन राइट्स, एथिक्स, मोटिवेशन, इंसेंटिव्स, आप इंसानों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये सब कुछ पीपल फैक्टर के अंडर आएगा। प्रॉफिट फैक्टर का मतलब है शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू एडिशन। आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कितनी हो रही है, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर में आएगा। कंपनी को इन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहां उन्होंने एक टेबल दी है। जब आप तीनों फैक्टर्स पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप प्लैनेट के लिए अच्छा कर रहे हैं, पीपल के लिए अच्छा कर रहे हैं और प्रॉफिट भी अच्छा है, तब वो एक सस्टेनेबल बिजनेस बनेगा। प्लैनेट फैक्टर में जो स्कोर आप अचीव कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पीपल फैक्टर भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और प्रॉफिट में भी आप अच्छा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, तब जाकर ये एक सस्टेनेबल बिजनेस कहलाता है। अगर किसी एक फैक्टर में आप ठीक से अचीव नहीं कर पा रहे तो परफॉर्मेंस का ग्रेड कम हो जाएगा। इसके ग्रेड्स हैं बेरेबल, इक्विटेबल, वायबल और सबसे हाई ग्रेड है सस्टेनेबल। जब आप तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से करते हैं तभी आपको सस्टेनेबल बिजनेस मिलता है। ये मॉडल बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी इवैल्यूएट करने के लिए लाया गया था कि क्या ये बिजनेस लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना प्रॉफिट कमा सकता है और लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट पर कम इंपैक्ट डाल सकता है। इसी के लिए हमने ये मॉडल क्रिएट किया है। ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में बस इतना ही। आपको एनवायरनमेंट यानी प्लैनेट, पीपल और प्रॉफिट पर फोकस करना है। बस ये 3 चीजें यहां इंपॉर्टेंट है। यही ट्रिपल बॉटम लाइन का मेन कोर कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बैलेंस्ड स्कोरकार्ड। ये एक मॉडल है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए यूज होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। इसे हम इस मॉडल को यूज करके मेजर कर सकते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो हम ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख सकते हैं, लेकिन हमें कस्टमर पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए कि ये कस्टमर्स की हेल्प कैसे कर रहा है, कस्टमर्स इसे पसंद करते हैं या नहीं। फिर बिजनेस प्रोसेस आता है। बिजनेस के अंदर क्या वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। और फिर लर्निंग मेजर्स, लॉन्ग टर्म में कंपनी की कोई ग्रोथ है या नहीं। इन सवालों के लिए आपके पास टोटल 4 पर्सपेक्टिव्स होंगे। पहला होगा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में मेन स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स होते हैं। फाइनेंशियली वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। हर एक डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए। ये कंपनी के रेवेन्यूज और अर्निंग्स को कंसिडर करेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ग्रोथ, प्रॉफिट, सब कुछ मॉनेटरी मेजर्स और फाइनेंशियल नंबर्स से रिलेटेड है। ये शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू पर फोकस करेगा। आप शेयर होल्डर्स के लिए क्या एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए शेयर प्राइस में कितना इंक्रीज दे रहे हैं। यही शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल अप्रिसिएशन है। आप उन्हें कितना डिविडेंड दे रहे हैं। ये वो वैल्यूज हैं जो आप शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होने चाहिए, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, शेयर होल्डर्स जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए। अगली चीज है कैश फ्लोज। कैश फ्लोज के लिए आपको बिजनेस की सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी फील करनी होगी। आपको मार्केट में सर्वाइव करना है और सस्टेनेबल भी रहना है। आपको कैश फ्लोज भी जनरेट करने चाहिए। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में यही मेन मोटिव है। आपको वैल्यू देनी है, शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमाना है। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है कस्टमर। कस्टमर्स हमें कैसे देखते हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट कर रही है। आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा। हमारे कस्टमर्स कौन हैं और फिर वो मार्केट सेगमेंट जिसमें वो compete करते हैं। मार्केट सेगमेंट क्या है, क्या हम लो कॉस्ट सेगमेंट में हैं या मिडिल लेयर सेगमेंट में हैं, या फिर हम टॉप प्राइस, प्रीमियम प्राइस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं।
या फिर हम किसी नीश सेगमेंट में हैं जहां सिर्फ एक स्मॉल कस्टमर ग्रुप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा। ये मार्केट सेगमेंट आपको देखना होगा। ये आप मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस के अंडर ढूंढ सकते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था। आपको क्वालिटी और डिलीवरी टाइम पर फोकस करना है। कस्टमर को खुश करने के लिए ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। अगर आप डिलीवरी जल्दी देंगे, सेफ डिलीवरी और क्विक डिलीवरी देंगे तो वो खुश होंगे। डिलीवरीज टाइम पर होनी चाहिए, ऑन साइट होनी चाहिए और आफ्टर सेल्स सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। तब कस्टमर पर्सपेक्टिव अच्छा रहेगा। इस पर्सपेक्टिव में आप अपनी परफॉर्मेंस कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर देख सकते हैं, जैसे रिटर्न ऑन कंप्लेंट्स। आप कंप्लेंट्स पर कितना काम कर रहे हैं, उन्हें फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, रिपीट बायर्स आ रहे हैं या नहीं। कस्टमर लॉयल्टी या रिटेंशन, ये ब्रांड इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रांड रिटेंशन होना चाहिए। कस्टमर के दिमाग में ब्रांड रहना चाहिए। कस्टमर को आपका ब्रांड याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि जीरो रिकॉल और जीरो स्टॉकआउट्स हों। जीरो रिकॉल का मतलब है कि डिफेक्ट्स की वजह से कस्टमर प्रोडक्ट वापस ना करे, और स्टॉकआउट का मतलब है कि जब कस्टमर आए तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें वी आर आउट ऑफ स्टॉक। जब आप ये सब फैक्टर्स प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो कस्टमर के दिमाग में एक अच्छी इमेज बनेगी। अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स में हमें प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है, हमें एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, हमें बेहतर परफॉर्म करना है। मेन गोल है ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना, ताकि कॉस्ट कम हो सके, हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें और प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकें। आपको उन एरियाज पर फोकस करना है जो पहले आइडेंटिफाई किए गए थे। प्रीवियस पर्सपेक्टिव में हमने देखा था कि कस्टमर को सैटिस्फाई करने के लिए क्या करना है। हमने ये भी देखा कि शेयर होल्डर्स को सैटिस्फाई करने के लिए क्या करना है। इन एरियाज पर हमें बिजनेस के अंदर काम करना है, तो उन एरियाज पर हमें एफिशिएंटली काम करना होगा। आपको लोगों को सैटिस्फाई करना है, बिजनेस के अंदर ही इन फैक्टर्स पर काम करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आफ्टर सेल्स सर्विस में कस्टमर को सैटिस्फाई करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ब्रांचेस खोलने होंगे, कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए ज्यादा लोग एम्प्लॉय करने होंगे। मतलब बिजनेस के अंदर आपको आफ्टर सेल्स सर्विस एरिया में ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो एरियाज आपने पहले आइडेंटिफाई किए, अब उन पर काम करना है। आपको फास्टर बिजनेस डिसीजंस और अप्रूवल्स लेने होंगे। अगर आप अंदर से बेहतर होना चाहते हैं तो एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी, डिसीजंस जल्दी लेने होंगे। वर्क कल्चर और एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस। बिजनेस के अंदर ही वर्क कल्चर और एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, काम करते वक्त वो खुश और कॉन्फिडेंट होने चाहिए। क्रॉस सेलिंग की जानी चाहिए। आप सेम कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी और सी। अभी कस्टमर नंबर 1 सिर्फ प्रोडक्ट ए खरीद रहा है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि उसे प्रोडक्ट बी और सी भी बेचें। अगर उसे पसंद आया तो वो खरीदेगा। अगर वो सेल्स होती है तो ये कंपनी के लिए एक्स्ट्रा सेल्स और एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर सकते हैं। इसी का मतलब है क्रॉस सेलिंग। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा और आप एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज पर टाइम स्पेंड करना कम करें। ये हम ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में देख चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने चैप्टर 2 में डिटेल में देखा था। मेन गोल है कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। जीरो आइडल टाइम होना चाहिए। मशीन्स या लेबरर्स खाली नहीं बैठने चाहिए, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। हमारे पास जीरो डाउन टाइम या जीरो आइडल टाइम होना चाहिए। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ये मेन चीजें हैं। अगली चीज है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। यहां मेन चीज क्या है, हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, लॉन्ग टर्म में वैल्यू कैसे क्रिएट करें। इसके लिए हमें पीपल, सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर पर फोकस करना होगा। पीपल में हम एम्प्लॉय कैपेसिटी को इंक्लूड कर सकते हैं। हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें इंप्रूव करना होगा, तभी वो एडवांस प्रोसेसेस को हैंडल कर पाएंगे जो आप फ्यूचर में लाने वाले हैं। हमारे पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। ये डेटा मैनेज करने में और ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो बनाए रखने में मदद करेगा। और फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हैं तो इनोवेशन करना पड़ेगा, तभी आप नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए आपके पास R&D सेटअप होना जरूरी है। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो करते रहना चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। हमने पहले ही सस्टेनेबिलिटी क्या है देखा है। हमें एनवायरमेंटल, सोशल और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना है और उसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना है। सिर्फ 1 या 2 साल फोकस करके छोड़ नहीं देना है, हमेशा फोकस करना है, हर साल, हर दिन। आप जो भी डिसीजन लें उसका एनवायरमेंट पर बुरा असर नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी के लिए आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन ला सकते हैं, आप कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। इससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट और रिटेन कर पाएंगे और लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमा पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन का एक्सपेंशन एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करने के लिए यह आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आप लिमिटेड एडिशन आइटम्स भी ला सकते हैं। इससे मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाइप क्रिएट होती है और ब्रांड बिल्ड होता है। अब हम एक जेनेरिक बैलेंस्ड स्कोरकार्ड देखेंगे।
जो ICAI स्टडी मटेरियल में एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। एक बैलेंस्ड स्कोरकार्ड में आखिर होता क्या है? यहाँ आप फॉर्मेट देख सकते हैं। इसने सेंटर में विजन और स्ट्रैटेजी को रखा है और चारों तरफ 4 पर्सपेक्टिव्स हैं। याद रखिए, हर एक चीज ऑर्गेनाइजेशन की विजन और स्ट्रैटेजी के मुताबिक होनी चाहिए। विजन का मतलब है हमारा अल्टीमेट गोल, हम 10, 20 या 30 साल बाद खुद को कहां देखते हैं, और स्ट्रैटेजी वो एक्टिविटीज का पैटर्न है जो हमें उस विजन तक पहुंचाएगा। इसलिए ये चारों पर्सपेक्टिव्स इन 2 मेन चीजों पर ही सेंटर्ड होते हैं। हर पर्सपेक्टिव के अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, हमें एग्जैक्टली क्या अचीव करना है। मेजर्स, परफॉर्मेंस को हम कैसे नापेंगे। टारगेट्स, मैनेजर्स के लिए सेट किए गए स्पेसिफिक नंबर्स। इनिशिएटिव्स, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। इस जेनेरिक स्कोरकार्ड में फिलहाल मेजर और ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया गया है। जैसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिव है ROI इंप्रूव करना और सेल्स बढ़ाना। इसे मेजर करने के लिए हम ROI परसेंटेज और सेल्स परसेंटेज इंक्रीज को देखते हैं। यही हमारे KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। अब कस्टमर पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रांड रिकग्निशन और कस्टमर रिटेंशन को इंप्रूव करना। इसका मेजर होगा कितनी ऑडियंस ब्रांड को पहचानती है, कितने कंप्लेंट्स सॉल्व हुए और कितने रिपीट कस्टमर्स हैं। बाकी 2 पर्सपेक्टिव्स, इंटरनल प्रोसेस और लर्निंग एंड ग्रोथ, भी इसी तरह काम करते हैं। लेकिन कभी कभी बैलेंस्ड स्कोरकार्ड रिजल्ट्स नहीं देता। इसके कुछ बड़े कारण हो सकते हैं। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, मैनेजर्स अक्सर कस्टमर और लर्निंग पर्सपेक्टिव्स के बारे में अलग अलग यानी साइलोज में सोचते हैं। वो इसे एक सिस्टमैटिक या स्ट्रक्चरल मैनर में रिव्यू नहीं करते। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कुछ लोग सोचते हैं कि कभी कभार मेजर्स चेक कर लेना ही काफी है, पर ऐसा नहीं है। इसका पीरियोडिक रिव्यू होना जरूरी है। रॉन्ग डेलीगेशन, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स अक्सर इसे मिडिल मैनेजर्स को डेलीगेट कर देते हैं, जबकि सीनियर्स को कंपनी की ज्यादा डीप समझ होती है, इसलिए स्कोरकार्ड उन्हें ही प्रिपेयर करना चाहिए। कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी, कंपनीज अक्सर अपने कंपेटिटर्स को इमिटेट यानी कॉपी करने की कोशिश करती हैं। स्कोरकार्ड हमेशा आपके अपने बिजनेस के मुताबिक टेलर मेड होना चाहिए। ड्यूअल यूजेज, बैलेंस्ड स्कोरकार्ड सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए नहीं बल्कि मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज होना चाहिए। बिहेवियरल चेंज, सबसे जरूरी है ह्यूमन बिहेवियर में बदलाव। अगर एम्प्लॉइज सिर्फ फाइनेंशियल टारगेट्स के पीछे भागेंगे और कस्टमर या क्वालिटी को इग्नोर करेंगे तो स्कोरकार्ड फेल हो जाएगा। हमें चारों पर्सपेक्टिव्स पर बराबर फोकस करना होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस पिरामिड। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। लेकिन इस परफॉर्मेंस पिरामिड में डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। पहला है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, यहाँ शेयर होल्डर्स मेन होंगे, और दूसरा है कस्टमर पर्सपेक्टिव, यहाँ कस्टमर पर मेन फोकस होगा। हम यहाँ लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव या इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव पर फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ ये 2 चीजें ही यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप इस पिरामिड का डायग्राम देखें तो यही इस कॉन्सेप्ट का कोर लॉजिक है। टॉप लेवल में हमारे पास कॉर्पोरेट विजन होता है। जैसे बैलेंस्ड स्कोरकार्ड में सेंटर में विजन और स्ट्रैटेजी होती है, वैसे ही यहाँ टॉप पर कॉर्पोरेट विजन है, और फिर सबसे लोएस्ट लेवल पर ऑपरेशंस किए जाते हैं। ये लो लेवल एक्टिविटीज हैं, ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज, जो हम कॉर्पोरेट विजन को अचीव करने के लिए करते हैं। और इनके बीच में चीजें 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में सब कुछ मार्केट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी और डिलीवरी से रिलेटेड होगा। सब कुछ कस्टमर पर्सपेक्टिव के बारे में होगा। जब आप राइट साइड देखते हैं तो वहां फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी, साइकिल टाइम और वेस्ट आता है। ये सब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है। राइट साइड शेयर होल्डर्स के लिए डेडिकेटेड है। ये वही है जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं। लेफ्ट साइड कस्टमर्स द्वारा डिजायर किया जाता है। जब आप इन दोनों को सेटिस्फाई कर लेते हैं तभी आप अल्टीमेटली कॉर्पोरेट विजन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। याद रखें, टॉप लाइन कॉर्पोरेट विजन है और बॉटम लाइन ऑपरेशंस है। बिजनेस के अंदर हमें ये सारे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स हैंडल करने होते हैं, इसीलिए इसे इंटरनल एफिशिएंसी कहा जाता है। बिजनेस के अंदर अगर आप एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएंगे। और जो एक्सटर्नल पर्पस है वो है कस्टमर को सर्व करना। इसीलिए कस्टमर से रिलेटेड सारी चीजों को एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस कहा जाता है। तो परफॉर्मेंस पिरामिड में हमारे 2 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, एक है इंटरनल एफिशिएंसी और दूसरा है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। जब हम इंटरनल एफिशिएंसी पर आते हैं तो हमें इसे फाइनेंशियल टर्म्स में देखना होता है। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको एफिशिएंटली ऑपरेट करना होगा। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, आपको मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमल तरीके से होना चाहिए। इसके लिए आप डे टू डे ऑपरेशंस में क्या चेंज कर सकते हैं? आप वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने लीन सिस्टम में देखा था, हमें एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करना है। अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, डाउन टाइम, वेटिंग टाइम, मशीन्स के बीच की क्यू, ये सब हमें रोकना है। ये सब वेस्ट एक्टिविटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट क्रिएट करती हैं। अगली चीज है साइकिल टाइम यानी प्रोडक्शन साइकिल टाइम। हमें प्रोडक्शन के स्टार्ट से लेकर एंड तक का जो टाइम लगता है उसे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कहते हैं।
हमें इस टाइम को रिड्यूस करना है। हमें प्रोडक्ट जल्दी प्रोड्यूस करना है, तभी हम कस्टमर को जल्दी डिलीवर कर पाएंगे और उन्हें सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस में आपको वेस्ट रिड्यूस करना है और साइकिल टाइम कम करना है। अब जब हम कस्टमर पर्सपेक्टिव देखते हैं तो ये एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस के अंडर आता है। यहाँ हम मार्केट पर फोकस करेंगे। हमें मार्केट शेयर कैप्चर करना है और इंक्रीज करना है, ये हमारा मेन गोल है। इसके लिए हमें सेटिस्फाइड कस्टमर्स चाहिए होंगे। और कस्टमर्स कैसे सेटिस्फाई होंगे? जैसा हमने पहले देखा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और गुड डिलीवरी से। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कस्टमर्स सेटिस्फाई होते हैं और रिजल्ट में मार्केट शेयर बढ़ता है। इसका भी ऑपरेशंस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अच्छी क्वालिटी और डिलीवरी के लिए आपको अपने प्रोसेस और डे टू डे ऑपरेशंस चेंज करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और मेजर्स के फ्लो की। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है टारगेट्स या गोल्स। ये टॉप मैनेजमेंट द्वारा दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट विजन ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स टॉप से लोअर लेवल मैनेजर्स तक डाउनवर्ड्स आते हैं। और मेजर्स यानी परफॉर्मेंस का कैलकुलेशन ये बॉटम टू टॉप फ्लो करता है। जैसे वेस्ट में कितना रिडक्शन हुआ या क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई। ये इन्फॉर्मेशन आप नीचे कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस के लिए टॉप मैनेजमेंट को भेजते हैं। इस परफॉर्मेंस पिरामिड कॉन्सेप्ट को स्मार्ट भी कहा जाता है। स्ट्रैटेजिक मेजरमेंट, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक। पिरामिड में 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 है कॉर्पोरेट विजन, लेवल 4 है क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम और वेस्ट यानी ऑपरेशनल लेवल। बीच में लेवल 2 और लेवल 3 हैं। लेवल 2 में मार्केट और फाइनेंशियल गोल्स आते हैं, जो हर डिपार्टमेंट को अचीव करने हैं। कस्टमर साइड में मेन गोल मार्केट है और इंटरनल साइड में मेन गोल फाइनेंशियल है। लेवल 3 में हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी अचीव करनी होती है। इसके अलावा सेंटर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के हिसाब से अडैप्ट करना। तो लेवल 1 लॉन्ग टर्म सक्सेस डिफाइन करता है। लेवल 2 की क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पर फोकस करता है। लेवल 3 स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी पर गाइड करता है। और लेवल 4 ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डायमेंशंस हैं, जो चेक करते हैं कि हम स्ट्रैटेजीज अचीव कर रहे हैं या नहीं। इस मॉडल से वर्कर या मैनेजर डायरेक्ट देख सकते हैं कि उनके एफर्ट्स कॉर्पोरेट विजन को कैसे हेल्प कर रहे हैं। अगर एक वर्कर क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है तो वो लिंक देख सकता है कि इससे विजन कैसे अचीव हो रहा है। परफॉर्मेंस पिरामिड वर्सेस बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस पिरामिड हायरार्की के मामले में बेटर है। यहाँ ऑब्जेक्टिव सीनियर मैनेजर्स सेट करते हैं। ये पहला मॉडल था जिसने कहा कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी दोनों जरूरी हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कन्फ्लिक्टिंग मेजर्स। कभी कभी एक चीज अचीव करने से दूसरी चीज पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकती है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सेविंग्स और कॉस्ट प्रिंसिपल पर चलता है। बस यही था परफॉर्मेंस पिरामिड का पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्मेंस मेजर करने का सॉल्यूशन है। ये प्राइमरीली सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है, लेकिन इससे मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ अगर आप डायग्राम देखें तो आप क्लियर देख सकते हैं। सेंटर में मॉडल का नाम होगा और उसके नीचे 3 चीजें हैं: स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस और रिवॉर्ड्स। सबसे पहले हम इन 3 मेन ब्रांचेस का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम हर एक सब पार्ट को डिटेल में देखेंगे। पार्ट 1 डायमेंशंस। सबसे पहले डायमेंशंस। डायमेंशंस ये परफॉर्मेंस डायमेंशंस हैं। ये वो एरियाज हैं जहां आपको काम करना है। यहां आप बिजनेस के गोल्स बता सकते हैं, CSF, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और KPI डेवलप करने होंगे। हर इंपॉर्टेंट एरिया के लिए आपको एक CSF रखना चाहिए और परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए इंडिकेटर रखना चाहिए। ये वो परफॉर्मेंस एरियाज हैं जो रिजल्ट को बहुत हाई मैनर में अफेक्ट करेंगे। ये रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये मेन एरियाज हैं जहां आपको परफॉर्म करना है। पार्ट 2 स्टैंडर्ड्स। अगली चीज है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स वो मेजर्स हैं जो आप चीज़ों को देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करें, इसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इंक्लूड होंगे। डायमेंशंस वो एरियाज हैं जहां आपको काम करना है। स्टैंडर्ड्स वो इंडिकेटर्स हैं जिससे आप उस काम की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। पार्ट 3 रिवॉर्ड्स। और फिर आता है रिवॉर्ड्स। ये एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए है। ये रिवॉर्ड स्कीम्स कंट्रोलेबल फैक्टर्स से लिंक्ड होनी चाहिए। आप मैनेजर्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिवॉर्ड देंगे। डीप डाइव, डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स। सबसे पहले डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशंस में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है रिजल्ट्स और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स। जैसे हमने पहले देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डिटर्मिनेंट्स ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स में पहली चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। क्वालिटी क्या है? बेनिफिट्स का वो लेवल जो कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये क्वालिटी पेड प्राइस के हिसाब से होनी चाहिए।
आप लो कॉस्ट प्रोडक्ट से प्रीमियम क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको गुड्स और सर्विसेज कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर करनी चाहिए। इससे कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए और ये कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए। यही क्वालिटी का मतलब है। अगली चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मार्केट या एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। ऐसे चेंजेस आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए अचानक सेल्स डिमांड बढ़ गई, आपको उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। और फिर इनोवेशन, आपको नए प्रोडक्ट्स और बिजनेस करने के नए तरीके लाने होंगे। हम सब जानते हैं इनोवेशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए इको फ्रेंडली मटीरियल्स यूज करना एक टाइप का इनोवेशन है। अगला स्टेप है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपको अवेलेबल रिसोर्सेज यूज करने आने चाहिए। आपको एसेट्स एफिशिएंटली यूज करने चाहिए। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हें एफिशिएंटली यूज करें। आपको ऑप्टिमम मैनर में ऑपरेट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डिलीवरी वैन्स को मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज करना। आपको डिलीवरी वैन को आइडल या खाली नहीं रखना चाहिए। ये रिसोर्सेज की वेस्टेज है, तो आपको रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज करने हैं। ये मेन एरियाज हैं क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगली चीज है रिजल्ट्स। इन एरियाज में अच्छा परफॉर्म करने से आपको क्या मिलेगा? आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपेटिटिव परफॉर्मेंस मिलेगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। मॉनेटरी टर्म्स में आप परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। इससे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कहाँ लैक कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर रहे हैं, ये आपको देखना है। ये कुछ क्रिटिकली आइडेंटिफाइड एरियाज को हाईलाइट करेगा। अगली चीज है कंपेटिटिव परफॉर्मेंस। कंपेटिटर के कंपैरिजन में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? कंपेटिटर के कंपैरिजन में आपकी कंपनी में क्या डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है? एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप कंपेटिटर से अलग कैसे हैं? आप में और कंपेटिटर में क्या फर्क है? ये कंपेटिटिव परफॉर्मेंस के अंडर आएगा। तो डिटर्मिनेंट्स में आएंगे क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर आप इन एरियाज में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एंड गोल क्या अचीव होगा? फाइनेंशियली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और कंपेटिटिव परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। डीप डाइव, स्टैंडर्ड्स। अगली चीज है स्टैंडर्ड्स। जैसे हमने देखा, ये KPIs हैं, परफॉर्मेंस मेजर करने के इंडिकेटर्स। ये बिजनेस के सभी पार्ट्स के लिए बराबर चैलेंजिंग होना चाहिए। अगर कुछ मैनेजर्स के लिए आप हाई टारगेट्स रख रहे हैं और कुछ के लिए लो, तो जिनके लिए टारगेट लो है वो इजीली अचीव कर लेंगे। इससे मैनेजर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वली चैलेंजिंग होना चाहिए। और फिर ओनरशिप। मेजर्स सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए। मैनेजर्स को वो मेजर एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्हें उस मेजर के लिए काम करने की सहमति देनी चाहिए। मेजर सिलेक्शन में आपको एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो उस मेजर को अचीव करने के लिए काम करेंगे। और फिर आपको रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अगर किसी डिवीजन का ROI एक लेवल से नीचे गिरता है तो आपको मैनेजर से पूछना होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर अचीवेबल होना चाहिए। जो भी टारगेट या KPI आप रख रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर इम्पॉसिबल टारगेट रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप कंपेटिटर के एक्चुअल रिजल्ट्स को टारगेट बना सकते हैं। अगर कंपेटिटर 12% ROI अचीव कर रहा है तो आप अपने मैनेजर को ये टारगेट दे सकते हैं। वो भी ये टारगेट अचीव करने के लायक होने चाहिए। तो ये हैं स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के इंडिकेटर्स। डीप डाइव, रिवॉर्ड्स। अगली चीज है रिवॉर्ड्स। आप एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड स्कीम्स के थ्रू मोटिवेट कर रहे हैं। रिवॉर्ड्स में पहली चीज है मोटिवेशन। सेल्स ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड के हिसाब से आप बोनस दे सकते हैं। आपको एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड स्कीम्स क्लियर बतानी चाहिए, तभी वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम कर पाएंगे। परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी, रिवॉर्ड्स क्या हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल, हर 2% सेल्स ग्रोथ पर हम 2000 रुपीज़ का बोनस देंगे। इससे मोटिवेशन बना रहेगा। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी। आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट सिर्फ उन फैक्टर्स के लिए देना चाहिए जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में है। ये रिवॉर्ड्स में बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में था। यहाँ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच एक लिंक है। ये मॉडल खासकर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही सर्विस परफॉर्म करते हैं। आप एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड स्कीम से मोटिवेट कर सकते हैं। ओनरशिप के थ्रू उन्हें एंगेज कर सकते हैं। टारगेट अचीवेबल होना चाहिए और अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जो फैक्टर्स एम्प्लॉय के कंट्रोल में हैं, उनके लिए क्लियर स्टैंडर्ड्स रखें, तभी एम्प्लॉयज़ को टारगेट अचीव करने का मोटिवेशन मिलेगा। टॉपिक: क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम में क्वालिटी का रोल एक्सेप्ट करना ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, खासकर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जब आप एनालिसिस के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगी। आपके प्रोडक्ट में यूनिक क्वालिटी होगी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। ये कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। माइकल पोर्टर के हिसाब से 2 कंपेटिटिव एडवांटेज होते हैं, लो कॉस्ट और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन।
यहाँ हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। क्वालिटी का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विस में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये कस्टमर की नीड्स को मीट करना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप क्वालिटी प्रैक्टिसेस से परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी प्रैक्टिसेस क्या हैं? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, हर प्रोडक्ट के लिए मिनिमम क्वालिटी। क्वालिटी सर्कल्स, डिस्कशन करने के लिए ग्रुप्स, ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो सके। क्वालिटी इंस्पेक्शन और चेक, ये देखने के लिए कि एम्प्लॉय स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इन सब के लिए आपको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इसे क्वालिटी ऑफ कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स आती हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को मॉनिटर करना क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पर बेस्ड केपीआई डेवलप करें। जो चीज़ मेजर होती है वही काम होता है। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। सिर्फ कॉस्ट मेजर करके ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस को सही डायरेक्शन में ले जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का मतलब है प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट। अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड, सर्कल और इंस्पेक्शन रखना चाहते हैं तो ये प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट में आएगा। पहले 2 प्रिवेंशन कॉस्ट में और चेकिंग अप्रेजल कॉस्ट में। अगर आप प्रिवेंशन और अप्रेजल यानी गुड क्वालिटी क्रिएट करने पर ज्यादा खर्च करेंगे तो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी। ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, जो हमने चैप्टर 2 में देखा था। इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कम हो जाएगी, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, मैनेजर और वर्कर एम्पावर्ड होंगे और प्रोडक्टिविटी हाई होगी। लीन प्रोडक्शन सिस्टम में वेस्ट एलिमिनेशन मेन चीज होती है। जब आप वेस्ट एलिमिनेट करेंगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए आपको गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन का मतलब है रिलायबल, एक्यूरेट, टाइमली, अनबायस्ड और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ एक अच्छे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS से ही अचीव किया जा सकता है। अगर MIS हाई क्वालिटी का है तो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी, डिसीजन बेटर होंगे और परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो स्टडी मटेरियल में दिया गया एक केस सिनारियो है। यहाँ एक कंपनी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जैसे बैलेंस्ड स्कोर कार्ड और बाकी आइटम्स वो अपने मैनेजमेंट में यूज करने वाले हैं, लेकिन 3 लोग इसका अपोज कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि ये उनकी मदद करेगा या नहीं। ये कौन है? चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ HR लीड। इन 3 लोगों को डाउट है कि ये यूजफुल होगा या नहीं। यहाँ वो बता रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी और ब्रांड अवेयरनेस में कैसे मदद करेगा। जब हम पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं तो ब्रांड अवेयरनेस और कंपनी प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का। ये हाई लॉयल्टी के साथ ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में मदद करेगा। हम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करके इसे चेक कर सकते हैं। हम परसीव्ड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। हम R&D इमेज यूज करके लोगों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों के सामने ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करके हम ये सब चेक कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में हम स्टाफ टर्नओवर के टर्म्स में स्टाफ को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप एब्सेंस का रेट कम कर सकते हैं। स्टाफ टाइम पर नहीं आ रहा या ठीक से काम नहीं कर रहा या कंपनी छोड़ रहा है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। जॉब का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि स्टाफ रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। वर्कर सेटिस्फैक्शन सर्वे ये आप कर सकते हैं और रिजल्ट को HR मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज करके। प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी में आप कस्टमर सर्वे कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करके आप कस्टमर की नीड फुलफिल कर सकते हैं। इस तरह नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इस कंपनी के हर एरिया में मदद करेंगे जिन्होंने सवाल उठाए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ एक कंपनी है जिनके पास परफॉर्मेंस टारगेट है। बेस डेटा वो है जो एक्चुअली हुआ है और फिर उन्होंने टारगेट दिया है। करंट ईयर के एंड तक ये लेवल अचीव होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली स्टेटस क्या है? अब हमें बैलेंस्ड स्कोर कार्ड यूज करके यहाँ एक स्कोर कार्ड क्रिएट करना है। यहाँ हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखेंगे जो ऑपरेटिंग रेशियो, एवरेज रेवेन्यू वगैरह कवर करेगा। कस्टमर कंप्लेंट कस्टमर पर्सपेक्टिव के अंडर आएगा। कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर भी कस्टमर पर्सपेक्टिव में आएगा। और फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव के अंडर आएगा क्योंकि ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। ये रिलेशनशिप सेंटर इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंडर भी आ सकता है। हम रिलेशनशिप सेंटर रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कस्टमर कंप्लेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सबसे पहले हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो, एवरेज रेवेन्यू, ये दोनों फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव यूज करेंगे
और फिर वो बता रहे हैं कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं। इसके लिए वो फीडबैक दे रहे हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव में सर्विस कंप्लेंट आएगा, सिर्फ कंप्लेंट वाला पार्ट कस्टमर पर्सपेक्टिव में आएगा। टारगेट अचीव हुआ या नहीं ये नंबर उन्होंने दिया है, सेंटेंस फॉर्मेट में दिया है। कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर ये इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंडर आएगा। हम अपना इंटरनल बिजनेस यूज कर रहे हैं कस्टमर कंप्लेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वहां भी हमने टारगेट अचीव किया या नहीं ये दिया हुआ है। और फिर लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉय कवरेज इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। टारगेट 15% था, बेस 8% था, लेकिन एक्चुअली हमने सिर्फ 10% अचीव किया, तो ये अचीव नहीं हुआ। यही वो यहां बताने वाले हैं। उन्होंने टारगेट 15% दिया था, अचीव सिर्फ 10% किया। बस इस क्वेश्चन में यही है। अब हम टेस्ट एंड नॉलेज के एमसीक्यूज देख सकते हैं। नाउ एमसीक्यू 1 में ROI इज अ डैश मेजर एंड लीड्स टू डैश। यहाँ 4 ऑप्शंस में 4 वर्ड्स की कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है। इसमें रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ऑप्टिमाइजेशन और सब ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ है। इसमें ROI का बेसिक मतलब हमें पता होना चाहिए। ROI का बेसिक मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न न्यूमरेटर में होगा और इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में होगा। ये रिटर्न को एक परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। सो इसीलिए इन्वेस्टमेंट ये बेस का फॉर्मूला का बेस होता है और ROI एक रिलेटिव टर्म है क्योंकि वो रिटर्न को इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में एक परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। सो ROI एक रिलेटिव मेजर है। ये सब प्रैक्टिकल सम्स वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और इट लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन और सब ऑप्टिमाइजेशन। इट लीड्स टू सब ऑप्टिमाइजेशन। दिस ऑल्सो इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन इन द प्रैक्टिकल वीडियो। ये MCQ 1 का ऑप्शन है रिलेटिव और सब ऑप्टिमाइजेशन, बी इसका आंसर होगा। और MCQ 2 हम देख सकते हैं। यहाँ RI का मतलब रेसिडुअल इनकम। ये भी हम प्रैक्टिकल सम्स के वीडियो में देख चुके हैं। ये एक नंबर के फॉर्म में आएगा, लाइक 10,000 और 20,000। इसका नंबर आंसर आएगा, इसीलिए ये तो एब्सोल्यूट है। अगर कोई नंबर परसेंटेज में आएगा वो तो रिलेटिव टर्म होगा। अगर कोई नंबर डायरेक्टली नंबर के फॉर्म में होगा वो तो एब्सोल्यूट होगा। और it is best to compare the performance of division of dash size और residual income same size के divisions को compare करने में हमें मदद करता है। So absolute and same will be the answer. C is the answer for this question. अब हम MCQ 3 देख सकते हैं। The number of inpatient hospital deaths decreased 8% from 776 to 715। यहाँ inpatient hospital deaths के बारे में बात कर रहा है और डेथ्स में पीपल इंक्लूडेड है, पीपल ही मरते हैं और पीपल ट्रिपल बॉटम लाइन में सोशल एलिमेंट है। सो यहाँ बी विल बी द आंसर, सोशल यहाँ आंसर होता है। और MCQ 4 में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज द डैश ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और वो एक एरिया है, वहाँ हमें हमारा बिजनेस में काम करना चाहिए। और इस काम को मेजर करने के लिए, अगर काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इसको हमें पता लगाने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर नंबर्स के फॉर्म में होगा। ये नंबर्स देख के हम पोजीशन क्या है वो हम पता लगा सकते हैं और इसीलिए इसको मेजर बोल दिया जाता है। और टारगेट मेजर उसका आंसर होगा। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की एरिया में हमें काम करना चाहिए, उस काम को मेजर करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, वो टारगेट मेजर आंसर होगा। और MCQ 5 में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर द ट्रू डैश ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब हमारे पास और हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास बीच में क्या यूनिक फीचर्स है हमारे कंपनी में, इसीलिए कस्टमर्स हमारी कंपनी चूज कर सकते हैं। वो हमारे कंपनी के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस होगा। वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर द फोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दीस एरियाज, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के एरियाज में हमारे बिजनेस में हमें अच्छे काम करना चाहिए। और अगर हम अच्छे काम करें तो कस्टमर्स को अट्रैक्शन मिलेगा और हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑब्टेन कर सकते हैं। सो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर द फोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बी विल बी द आंसर। हम टेस्ट नॉलेज के सारे MCQs कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 बैलेंस्ड स्कोर कार्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हमारे पास एक बैंक है, योर बैंक लिमिटेड। ये तो 1940 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में स्टार्ट किया गया था और इसको बैंकिंग लाइसेंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये तो 1986 में मिला था। एट प्रेजेंट करेंटली ये बैंक को 12 ब्रांचेस के दिल्ली में ही। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक कंसर्न है। न्यू स्टाइल बैंक्स, न्यू एज बैंक की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को देख के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वरी कर रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या वरी, ये न्यू स्टाइल बैंक्स अपॉइंटमेंट बैंकिंग, फ्री ATM एक्सेस, अनलिमिटेड ATM एक्सेस वो और सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वैसे
लॉट ऑफ फीचर्स दे रहे हैं। ये फीचर्स तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए ये पुराने बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वरीड है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड डिफाइन करने का सोच रहे हैं। और ये बैलेंस्ड स्कोर कार्ड मेनली कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स के बेसिस पे क्रिएट करना है। व्हाट कस्टमर्स वांट, दिस विल बी द बेसिस फॉर द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ये तो हमारा सॉल्यूशन है। इसमें हमारे पास 3 पर्सपेक्टिव्स है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव और कस्टमर पर्सपेक्टिव। यहाँ अगर आप देखते हो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव मिसिंग है, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स में हमको सोचना नहीं है। हमारे पास सिर्फ कस्टमर ही मेन इंपॉर्टेंस है और कस्टमर को सब इंपॉर्टेंस देना है। और इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ने हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है, क्रॉस सेलिंग द प्रोडक्ट्स। मेशर, इस क्रॉस सेलिंग को हम मेशर करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है, प्रोडक्ट्स परचेस्ड पर कस्टमर। ये कस्टमर कितना प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, इसको हम देख के ये क्रॉस सेलिंग वेदर ये वर्क कर रहा है या नहीं वो हम देख सकते हैं। रीजन तो क्रॉस सेलिंग और encouraging customers to purchase additional products, example insurance, forex, etc., is a measure of customer satisfaction. Only if a service is perceived as highly satisfactory, the service will be repeated or additional products will be accepted. अगर हम एक कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसके पास ही हम एक और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर वो उस एडिशनल प्रोडक्ट को भी खरीद रहा है तो हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्ट्री है, इसीलिए वो कस्टमर हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद रहा है। सो अगर एक कस्टमर एडिशनल प्रोडक्ट भी क्रॉस सेलिंग के द्वारा खरीद रहा है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़िया है। ये हमारा कंक्लूजन पे आ सकते हैं। और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सोल्ड। अगर हम न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सर्विसेज ला रहे हैं, इसको भी हमें बेचना चाहिए, इसको भी हमें बेच के कंप्लीट करना चाहिए। इसीलिए इसका मेशर क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बाइंग द न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सर्विसेज। अगर हम न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं, इसको भी कस्टमर्स खरीदना चाहिए, कितने कस्टमर्स ये न्यू प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, यही हमारा मेशर है। और रीफंड तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस रिक्वायर्स बैंक्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। अगर हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहिए, हमें न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सर्विसेज क्रिएट करना चाहिए। वो तो फ्यूचर कस्टमर्स और करंट कस्टमर्स को न्यू नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, सच एज 24/7 बैंकिंग। नाउअडेज सब टाइम पे पीपल अवेलेबल होते हैं और बैंक्स भी ऑल द टाइम अवेलेबल होना है। सो 24/7 बैंकिंग ये तो एक न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस है, ये तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगा। यही हमारा लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में न्यू प्रोडक्ट्स का एक पॉइंट है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट कस्टमर पर्सपेक्टिव है। कस्टमर ही हमारा इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर हमारा बैंक के लिए लॉयल रहना चाहिए। मेशर तो नंबर ऑफ अकाउंट्स क्लोज और क्लोजर रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अगर कस्टमर हमारा बैंक के साथ एक अकाउंट क्लोज कर रहा है, वो तो लॉयल्टी का एक डिसएडवांटेज है। लॉयल्टी उस कस्टमर के पास हमारे बैंक के ऊपर लॉयल्टी नहीं है, उसका मतलब ही वो कस्टमर अकाउंट को क्लोज कर रहा है। और क्लोजर रिक्वेस्ट रिसीव करना, अगर एक कस्टमर बैंक के साथ रिक्वेस्ट दे रहा है, प्लीज मेरा अकाउंट क्लोज कर दो, लाइक दैट कस्टमर रिक्वेस्ट दे रहा है, ये भी हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव का एक मेशर है। अगर सारा कस्टमर्स अकाउंट्स क्लोज करने का एप्लीकेशन दे रहे हैं, सो कस्टमर लॉयल्टी बहुत कम है, यही हमारा कंक्लूजन है। रीजन तो कस्टमर लॉयल्टी का मतलब बैंक हमारे कस्टमर के साथ कितना रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये कस्टमर लॉयल्टी ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्रांड इमेज, रेपुटेशन सब कस्टमर लॉयल्टी को इम्पैक्ट करेगा। क्लोजर रिक्वेस्ट अगर एक कस्टमर दे रहे हैं, वो तो बैंक के लिए अच्छा नहीं है। बैंक तो क्यों वो कस्टमर क्लोज कर रहा है, अगर हम उसको अच्छे एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं, क्यों उसका रीजन, वो सब हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और हम recommendations और एक्शंस लेने चाहिए टू इम्प्रूव द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिटेन द कस्टमर्स। अगर हम अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, देन ओनली द कस्टमर्स विल बी विद अस। सो हम 3 पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया। अब हम टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ ये भी थियरी क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास एक बी स्टील्स के नाम के लेकर एक मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लैट एंड लॉन्ग प्रोडक्ट्स है। ये तो एक बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्रिएट करने का एक प्रोजेक्ट कर रहा है। इसमें बैलेंस्ड स्कोर कार्ड की 4 कंपोनेंट्स है, हर एक पर्सपेक्टिव में 4 कंपोनेंट्स है। एक तो ऑब्जेक्टिव, मेशर और टारगेट और इनिशिएटिव्स।
लाइक दिस हमारे पास हर पर्सपेक्टिव में 4 पार्ट्स हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स, एक कंपनी को ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर एक पर्सपेक्टिव के अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स को हम कैटेगराइज करना है और ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी है। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी हमको 4 पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड करना है। हर एक पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिव, केपीआई, गोल, एक्चुअल, हमारे पास केपीआई दिया गया है, गोल और एक्चुअल भी है और इसको हमें कैटेगराइज करना है और डिसाइड करना है वेदर गोल अचीव्ड और नॉट। फर्स्ट वी कैन सी हाउ टू कैटेगराइज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, नंबर ऑफ डेज में दिया गया है। गोल तो हमें एक प्रोडक्ट रिटर्न में आ रहा है, उसको हमें 2 दिन में रिप्लेस करना है, पर एक्चुअल में हम 1.5 डेज में ही रिप्लेस कर दिया, सो गोल तो अचीव्ड। हम गोल के कंपैरिजन में शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेसमेंट कर दिया, सो गोल इज अचीव्ड। और ये रिप्लेसमेंट टाइम तो किस पर्सपेक्टिव में आ रहा है, ये तो रिप्लेसमेंट एक बिजनेस का अंदर का प्रोसेस है, सो ये तो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में आएगा। ऐसे हमें हर एक इंडिकेटर को इस 4 में फिट करना चाहिए और गोल अचीव्ड और नॉट वो हमें चेक करना चाहिए। ग्रॉस मार्जिन ग्रोथ परसेंटेज, एज द नेम सेज ग्रॉस मार्जिन तो फाइनेंशियल रिलेटेड है, तो वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आएगा। ग्रॉस मार्जिन हम 15% ग्रोथ अचीव करने चाहिए, पर हम +1% 16% ग्रोथ अचीव कर लिया, सो ये गोल भी अचीव्ड। ऐसे करके हर एक थिंग हम तो कैटेगराइज करना है, फिर गोल अचीव्ड और नॉट दैट हमें आंसर करना है। नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये तो कस्टमर पर्सपेक्टिव। नंबर ऑफ प्लांट एक्सीडेंट्स तो ये नंबर ऑफ प्लांट एक्सीडेंट्स भी इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव का ही है, क्योंकि ये प्लांट एक्सीडेंट्स तो एक सेफ्टी हजार्ड है। अगर हमारे पास एक बिजनेस है, उसके अंदर सेफ्टी भी रहना चाहिए, वो सेफ्टी बिजनेस के अंदर ही है, वो तो फाइनेंशियल नहीं, कस्टमर के रिलेटेड नहीं और लर्निंग एंड ग्रोथ फ्यूचर के भी नहीं। हमारे पास इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में ही वो सेफ्टी मेजर्स आएगा, क्योंकि वो भी बिजनेस के अंदर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो प्लांट एक्सीडेंट्स भी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में आएगा। और परसेंटेज ऑफ रिपीट कस्टमर्स, ये भी कस्टमर पर्सपेक्टिव में आएगा। कोर प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, सो प्रॉफिट बाई सेल्स परसेंटेज दे आर आस्किंग। प्रॉफिट बाई सेल्स ये तो प्योरली फाइनेंशियल है, सो फाइनेंशियल में आएगा। एम्प्लॉई टर्नओवर रेट, अगर कुछ भी चीज एम्प्लॉय के रिलेटेड आ रहा है तो उसको आप लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में डालना है। ये दोनों एम्प्लॉय टर्नओवर रेट और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये दोनों एम्प्लॉय के रिलेटेड है, तो हमें लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में इसको प्लेस करना है। और इसको गोल अचीव्ड और नॉट वो भी हमें चेक करना है, वही हमारा आंसर में वो दिया गया है। यही उसका सोल्यूशन। अगर आप आंसर देखोगे तो फाइनेंशियल में ग्रॉस मार्जिन आ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कोर प्रोडक्ट लाइन वो भी फाइनेंशियल में आ रहा है। नंबर ऑफ कस्टमर्स और रिपीट कस्टमर्स वो भी कस्टमर में आ रहा है। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में एवरेज रिप्लेसमेंट टाइम, एक पार्ट को रिप्लेस करने का कितना टाइम हो रहा है, और नंबर ऑफ प्लांट एक्सीडेंट्स, ये तो सेफ्टी फीचर, ये दोनों बिजनेस के अंदर है, सो वो भी इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में आ जाएगा। लर्निंग एंड ग्रोथ में हर एक चीज एम्प्लॉय के रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट का मतलब किस रेट में एम्प्लॉयज हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, वो भी एम्प्लॉय के रिलेटेड और लर्निंग एंड ग्रोथ में आएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब ये 7th क्वेश्चन में एक और पार्ट क्वेश्चन भी है। इसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन में सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड फैक्टर्स को भी ये लोग केपीआई बना के उसका बैलेंस्ड स्कोर कार्ड में इंक्लूड करना चाहते हैं। ये कंपनी ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क यूज करके प्लैनेट, पीपल एंड देन प्रॉफिट, ऐसे ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क को यूज करके कैसे वो लोग ये सस्टेनेबिलिटी और सीएसआर को भी बैलेंस्ड स्कोर कार्ड में इंक्लूड कर सकते हैं, वो लोग पूछ रहे हैं। हम इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अब 7th क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्यूशन। ये तो ट्रिपल बॉटम लाइन का मीनिंग दिया है और प्लैनेट बॉटम लाइन एनवायरनमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं उसका फैक्टर्स यहाँ एक लिस्ट के तौर पे दिया गया है, और पीपल बॉटम लाइन के भी हम क्या कर सकते हैं वो भी एक लिस्ट दिया है। और ये कंपनी इस एस्पेक्ट्स को स्टडी करके मैट्रिक्स डेवलप करना है, किस नंबर के द्वारा ये मेजर्स को वो लोग, ये फैक्टर्स को वो लोग मेजर करेंगे। इसके लिए वो लोग मैट्रिक्स और सिस्टम डेवलप करना है और फिर वो लोग इसको बैलेंस्ड स्कोर कार्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है ये इस पार्ट से, पर्टिकुलरली इस सेकेंड पार्ट से वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं इसको एक ओवरव्यू देके स्किप कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक स्टोरी दिया गया है। 2012 में लुक्सो करके एक ब्रांड मोनोपोली होल्ड कर रहा था इन द मार्केट ऑफ आईवेयर। लुक्सो का आईवेयर्स बहुत एक्सपेंसिव थे, ये तो लुक्सो का सिचुएशन है। और 2012 में एक और कंपनी स्टार्ट हुई, वो तो आरबी शाइनर करके, वो तो वेबसाइट लॉन्च किया टू सेल आई ग्लासेस ऑनलाइन।
Or within 4 years, RB, the new company, broke the monopoly of Luxo and captured the majority market share of America. ये दोनों कंपनी अमेरिका में है और 4 साल में ये न्यू कंपनी मोनोपोली को ब्रेक किया। और ये न्यू कंपनी न्यू फीचर्स लेके आए थे। डिलीवरी एट डोर स्टेप, आई ग्लासेस हम वेबसाइट में ऑर्डर कर सकते हैं और डोर स्टेप में डिलीवरी मिलेगा। आरबी मिडलमैन को एलिमिनेट किया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया और द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो भी बहुत बड़े थे। कस्टमर्स को ये बहुत अच्छे लगे। इजी बाइंग प्रोसेस, डिलीवरी एट डोर स्टेप, कस्टमाइज्ड आईवेयर, सब कुछ $95 के स्टार्टिंग प्राइस में मिल रहे थे। कस्टमर्स बहुत खुश थे और आरबी शाइनर का न्यू कंपनी का मिशन विजन ऑब्जेक्टिव यहाँ दिया गया है। आरबी एक मिशन बेस्ड ब्रांड है। मिशन का मतलब उसका मिशन को वो बहुत सीरियसली फॉलो कर रहा है, नॉट फॉर नेम शेक। आरबी नीडेड अ वे टू इंस्टिल इन देयर टीम ऑफ एम्प्लॉइज अ पैशन टू द मिशन। एम्प्लॉइज भी मिशन को सीरियसली लेना चाहिए, वो ही ये ब्रांड का इंटेंशन था। और ये ब्रांड तो उसका ब्रांड स्टोरी, हाउ दे कैप्चर द मार्केट लाइक दैट, देयर विल बी अ ब्रांड स्टोरी। उस ब्रांड स्टोरी में वो लोग व्हाट दे डू एंड व्हाई दे डू, वो क्या कर रहे हैं और क्यों, क्यों मीन्स व्हाट इज द विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब ब्रांड स्टोरी में इंक्लूड करना चाहते थे। और ये कंपनी फिलैंथ्रोपिक वर्क में भी बहुत एक्टिवली इंडल्ज्ड है। और फॉर एवरी पेयर ऑफ ग्लासेस द कस्टमर पेज, आरबी डोनेट्स अ पेयर ऑफ ग्लासेस टू द नीडी पर्सन। अगर कस्टमर एक पेयर ऑफ ग्लास खरीद रहा है, एक पेयर ऑफ ग्लास नीडी पर्सन को जाएगा, क्योंकि नीडी पर्सन के पास नीड है, उसको ग्लासेस चाहिए पर उसके पास पैसा नहीं। तो आरबी ने नीडी पर्सन को एक ग्लास फ्रीली दे दिया फॉर एवरी ग्लास द कस्टमर इज बाइंग। दिसंबर 2023 में आरबी ने 9,60,000 पेयर्स ऑफ ग्लासेस सेल किया, सेल किया और इक्वली डोनेट भी कर दिया। द कंपनी ऑल्सो क्लेम्स टू बी 90% कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इज रिलीजिंग 100 units of carbon dioxide, or the company will also absorb 100 units of carbon dioxide. नेट में अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एयर, नेट में वो तो जीरो है। तो यही कार्बन न्यूट्रल का मतलब है। सो कार्बन न्यूट्रल का मतलब अगर एक कंपनी कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहा है उतना ही वो ऑब्जॉर्ब कर ले, तो ये तो कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल कैसे वो अचीव करेगा, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करना है। कैसे वो ऑब्जॉर्ब करेगा, वो तो ट्रीज प्लांट करके, वैसे इको फ्रेंडली एक्टिविटीज के द्वारा वो कार्बन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। ये कंपनी 90% कार्बन न्यूट्रल है, वैसे वो कंपनी बोल रही है। और हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, उसका बैलेंस्ड स्कोर कार्ड वो लोग प्रिपेयर कर लिया और उसमें हमें डेटा दिया गया। 2023 में एक्चुअल हमारा डेटा है और 2023 का टारगेट विच दे सेट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वो भी हमारे पास है। और हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट, हमें ये कंपनी का परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, वेदर द टारगेट इज अचीव्ड और नॉट, क्यों अचीव नहीं किया, वैसे हमें पॉइंट्स देना है। और एक और इन्फॉर्मेशन, द कंपनी हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड हेवीली इन आईटी सिक्योरिटी टू प्रिवेंट फ्रॉड। ये कंपनी को आईटी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग वेबसाइट चला रहे हैं और उसके ऊपर सेल्स बना रहे हैं। सो आईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो लोग आईटी सिक्योरिटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब हम इसको एनालिस करते हैं। यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टारगेट तो 14% था, पर एक्चुअली 13% ही अचीव हुआ। सो 1% दे हैव नॉट अचीव्ड द गोल। एंड देन नेट इनकम तो टारगेट तो 89 मिलियन था, पर वो लोग 95 मिलियन कमा लिया, एक्स्ट्रा कमा लिया। सो गोल इज अचीव। कस्टमर पर्सपेक्टिव में नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स, अगर न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, टारगेट तो 1 लाख न्यू कस्टमर्स हमें ज्वाइन करना चाहिए, पर एक्चुअल में 1,20,000 न्यू कस्टमर्स हमें ज्वाइन कर लिया। तो ये भी गोल तो अचीव। कस्टमर रिटेंशन रेशियो, अगर 100 कस्टमर्स हमारे पास है, 75 कस्टमर्स रिटेन करना चाहिए। द नंबर ऑफ लीविंग कस्टमर्स शुड बी ओनली 25%, पर एक्चुअल में 78% कस्टमर्स हमें रिटेन कर लिया, ज़्यादा कस्टमर्स हमें रिटेन कर लिया। सो ये भी फेवरेबल, गोल अचीव्ड। और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, 1000 कस्टमर्स, 2 कस्टमर्स ओनली शुड बी कंप्लेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट, पर एक्चुअल में 1.5 कस्टमर्स ओनली विल बी कंप्लेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट। सो हम नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी अचीव कर लिया। Less number of customers only are complaining about the product now. Number of classes donated to the needy people. Poor people के लिए हम कितना classes donate करना चाहिए? टारगेट तो 9 लाख था, 9 लाख ग्लासेस हमें डोनेट करना चाहिए, पर एक्चुअल में हम 9,60,000 ग्लासेस डोनेट कर लिया। सो ये गोल भी अचीव्ड। इंटरनल प्रोसेस में हम प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करना चाहिए, उसका भी हमारे पास टारगेट था। हम 100 प्रोसेस को री इंजीनियर करना चाहिए, पर हम रियलिटी में 110 प्रोसेस को री इंजीनियर कर लिया। हम ज़्यादा प्रोसेस को चेक कर लिया, री इंजीनियर कर लिया, तो ये गोल भी अचीव्ड। नंबर ऑफ न्यू सर्विसेज मेड अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन।
ऑनलाइन एप्लीकेशन ही हमारा प्लेटफॉर्म है और उससे हम सेल्स कर रहे हैं। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में न्यू फीचर्स हमें लाना है। हमारे टारगेट था 4 न्यू सर्विसेज हमें न्यू एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस करना है, पर एक्चुअल में हम सिर्फ 2 न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, तो ये गोल नॉट अचीव्ड। इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड ऑन कस्टमर अकाउंट पर 1000 कस्टमर। फॉर 1000 कस्टमर हमारे पास कितना फ्रॉड हो रहा है वो हमें चेक करना है। हमारा टारगेट तो 10 फ्रॉड के ऊपर 1000 कस्टमर को नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअली 3 फ्रॉड ही हैपन हुआ है। तो ये भी एक फेवरेबल मेट्रिक है। 10 फ्रॉड हमारा लिमिट था, पर एक्चुअली 3 फ्रॉड्स ओनली हैपेंड। तो नेक्स्ट तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टन्स में दिया गया है। हमारा टारगेट था 1100 के ऊपर हमारा कार्बन एमिशन नहीं चलना चाहिए। एक्चुअली 850 टन्स की हमारा एमिशन एक्चुअल में है, तो ये गोल भी अचीव्ड। अगर कुछ फैक्टर फेवरेबल है हम तो उस लिमिट के ऊपर जाना चाहिए। अगर कोई फैक्टर अनफेवरेबल है हमें उस लिमिट से नीचे मेंटेन करना चाहिए। वही फैक्टर्स का लॉजिक है। और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेन्ड टू इंस्ट्रक्ट रिटेलर्स। हम होलसेल भी बेचते हैं और रिटेल भी बेचते हैं। रिटेलर्स को हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। उस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने चाहिए। वो एम्प्लॉइज कितने एम्प्लॉइज हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉइज हैं। हम टारगेट तो 1050 एम्प्लॉइज हमारे पास ट्रेंड होने चाहिए, पर एक्चुअली हमें 1000 एम्प्लॉइज ही ट्रेन किया। 50 एम्प्लॉइज वेर शॉर्ट, वी डिड नॉट ट्रेन 50 एम्प्लॉइज, सो ये गोल तो नॉट अचीव्ड। नंबर ऑफ हावर्स पेड फॉर यूज्ड टू सपोर्ट सोशल प्लान्स। हम कितने हावर्स स्पेंड किए फॉर सपोर्टिंग सोशल प्लान्स। हमारा टारगेट था 10,000 हावर्स वी नीड टू स्पेंड फॉर सपोर्टिंग द सोशल प्लान, पर एक्चुअली हम 10,200 ज़्यादा घंटे स्पेंड किया फॉर सपोर्टिंग द सोशल प्लान। ये गोल अचीव्ड। और नंबर ऑफ ट्रेनी पोजीशन फ्रॉम रूरल एरियाज। हमारे कंपनी का एक फिलैंथ्रोपिक मोटिव भी है, इसीलिए हम डोनेशन कर रहे हैं, सोशल प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं और रूरल एरिया से ट्रेनी लेकर उसको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा टारगेट था इस साल और इस साल में हमें 200 ट्रेनिंग्स तो रूरल एरिया से रिक्रूट करना चाहिए, पर एक्चुअली हमें 189 ही रिक्रूट कर लिया। सो 11 ट्रेनिंग्स कम रिक्रूट करने थे पर नहीं किया, ये तो शॉर्ट। सो ये गोल नॉट अचीव। ऐसे हमें हर गोल को अचीव्ड या नॉट अचीव्ड फाइंड आउट करके एनालाइज करना है। अब हम इसका स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब उसी इन्फॉर्मेशन वो लोग पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया गया है और उसका रीजंस भी वो लोग दे हैव ट्राई टू गिव द रीजंस टू। सो फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टारगेट तो 14% था, पर एक्चुअल में 13% ही अचीव हुआ। वो लोग उसके रीजन बता रहे हैं। अरबीज नेट इनकम हाउएवर वाज इन फैक्ट 6 मिलियन हायर देन द टारगेट। यहाँ नेट इनकम 89 मिलियन टारगेट था, पर एक्चुअल 95 मिलियन था। ये नेट इनकम ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला में न्यूमरेटर में है, नेट इनकम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। शॉर्ट में यही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। नेट इनकम तो हमारे पास प्लस 6 मिलियन फेवरेबल में है, क्योंकि हमें 6 मिलियन एक्स्ट्रा नेट इनकम कमा लिया। तो फिर भी हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टारगेट से लो है। क्योंकि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये कंपनी तो आईटी सिक्योरिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो उतना नेट इनकम नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये परसेंटेज लो आ रहा है, टारगेट नहीं मीट कर रहा है। वैसे करके वो लोग हर एक नंबर के शॉर्टफॉल और अचीव करने का रीजन बता दिया है। अगर आप ये रीड करते हो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। यहाँ ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ हमारे पास एक कंपनी है, वो तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहा है इन अ मिड साइज टाउन। ये हॉस्पिटल में 300 प्लस बेडेड फैसिलिटी है। ये सब एक हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन है। और हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट, हमारे पास 10 ट्रांसैक्शन फॉर इवेंट्स दिया हुआ है। हम इसको कैटेगराइज करना है। क्या ये पीपल बॉटम लाइन में फॉल कर रहा है, या प्लानेट बॉटम लाइन में फॉल कर रहा है, या प्रॉफिट बॉटम लाइन पर फॉल कर रहा है, ये हमें कैटेगराइज करना है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव इन दिस क्वेश्चन। और हमारे पास ये सॉल्यूशन भी यहाँ है, हम एक एक करके देख सकते हैं और इसका आंसर देख सकते हैं।
Medical staff conduct charity camps every month, open to all the members of the community who are provided with consultation free of charge. हम लोगों के लिए फ्री कंसल्टेशन कर रहे हैं. ये तो सोशल बॉटम लाइन, पीपल के लिए अच्छा, सो सोशल बॉटम लाइन में आएगा. Social bottom line. Or second question, prompt and accurate tax payment based on the records maintained without errors or fraud. Tax payment, this is related to money, so financial or profit bottom line में आएगा. Economic bottom line, economic bottom line और profit bottom line दोनों same है. और caregiver with the help of traffic police has implemented a green corridor for the ambulances that carry donor organs for transplantation. Organs harvested from the donor at one hospital can reach another hospital with the recipient patient at the earliest. यहाँ वो कह रहे हैं वो लोग एम्बुलेंसेस ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया है, इसीलिए वो एम्बुलेंसेस डोनर ऑर्गन्स को लेकर फ्रॉम द वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं. रेसिपिएंट पेशेंट को अर्लीस्ट टाइम पर वो ऑर्गन मिलेगा. ये भी पीपल के लिए ही वो ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सो ये भी सोशल बॉटम लाइन में आएगा. Social bottom line. Or next thing, medical waste is discarded at a landfill in a nearby dump site. Some of the waste are not biodegradable. ये तो वेस्ट और एनवायरनमेंट और पोल्यूशन के रिलेटेड है, सो ये तो प्लैनेट बॉटम लाइन और एनवायरनमेंट बॉटम लाइन में आएगा. एनवायरनमेंट बॉटम लाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन तो ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ द सप्लायर फॉर हाउसकीपिंग सर्विस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सर्विस प्रोवाइडर रिसोर्टेड टू चाइल्ड लेबर. ये तो चाइल्ड लेबर यूज कर रहा है. ये चाइल्ड लेबर तो पीपल के लिए अच्छा नहीं है, ये तो सोशल बॉटम लाइन के रिलेटेड है. तो आप देख सकते हैं सोशल बॉटम लाइन. और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेस. ये ट्रेनिंग तो हम डॉक्टर्स और नर्सेस को दे रहे हैं और ये तो सोशल बॉटम लाइन में आएगा. क्योंकि ये ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग पीपल को अच्छा सर्व कर सकते हैं, तो ये भी सोशल बॉटम लाइन में आएगा. और lab reports are being made available online within the hospital computer system. This will reduce the printing cost and storage space needed to maintain older records. Currently वो लोग कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, पर पास्ट में वो लोग हर एक रिकॉर्ड को प्रिंट करके रख रहे हैं, इसीलिए प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही थी और स्टोरेज स्पेस भी रिक्वायर्ड था. और इसको प्रिंट करने के लिए पेपर चाहिए और वो पेपर को हम ऑब्टेन करने के लिए हम ट्रीज को कट कर देंगे. तो इसीलिए ये तो एनवायरनमेंट के रिलेटेड है. हमारे पास तीन ही ऑप्शंस है, एक तो प्लैनेट और प्रॉफिट और तो पीपल. ये तो पीपल के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो एफिशिएंसी और पेपर को डिस्कार्ड करके ऑनलाइन आ रहा है, इसको पीपल में कोई रिलेशन नहीं है. और प्रॉफिट रिड्यूस द प्रिंटिंग कॉस्ट, सो आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं. एनवायरमेंटल बॉटम में यहाँ ये दे दिया. Since paper, cartridge and storage requirement would be lower, this will preserve the environment resources. Otherwise आपको ये लग सकता है it would reduce the printing cost, ऐसे ये तो economic bottom line में भी आएगा. So ये दोनों में भी आएगा, पर यहाँ environmental they have given us the answer. Caregiver has a good track record of having no medical negligence litigation cases filed against it. ये कंपनी के ऊपर कोई नेग्लिजेंस लिटिगेशन केसेस नहीं है. मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर डॉक्टर नेग्लिजेंट है, अगर वो केयरलेस है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसे कोई नेग्लिजेंट मेडिकेशन केसेस ये कंपनी के ऊपर नहीं है, तो ये तो लोगों के लिए अच्छा. सोशल बॉटम लाइन विल बी इम्प्रूव्ड, ये तो सोशल बॉटम लाइन के रिलेटेड है. और नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये द हॉस्पिटल इज प्लानिंग टू मार्केट मेडिकल चेकअप पैकेजेस सो दैट फैसिलिटीज इन दिस आउटपेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड बेटर. ये तो आउटपेशेंट डिपार्टमेंट को कैसे बेटर यूटिलाइज करने के लिए वो लोग एक स्कीम और प्लान लेकर आ रहे हैं. ये तो पीपल नहीं, प्लैनेट नहीं और प्रॉफिट नहीं, ये तो इंटरनल एफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहे हैं. सो ये तो नॉट रिलेटेड आ रहे हैं. और आउटपेशेंट डिपार्टमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड बेटर, ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ऊपर बोल रहे हैं. उस लेंस से भी हम इसको देख सकते हैं. और सो आप इसको इकोनॉमिक बॉटम लाइन में भी ले सकते हैं. ऑल्टरनेटिवली इकोनॉमिक बॉटम लाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन तो द नंबर ऑफ इनपेशेंट हॉस्पिटल डेथ्स, ये भी हम पिछले क्वेश्चन में टेस्ट नॉलेज का इंडिविजुअल क्वेश्चन में भी देख लिया. ये तो वी आर सेविंग द पीपल को सेव कर रहे हैं, तो ये तो सोशल बॉटम लाइन में आएगा. सोशल बॉटम लाइन ऐसे करके हम हर एक एक्टिविटी और ट्रांसैक्शन और इवेंट को कैटेगराइज कर दिया. यही हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था. अब हम इस चैप्टर के सारे थियरी क्वेश्चंस और थियरी कॉन्सेप्ट सब कर लिया. इतना ही था इस चैप्टर के थियरी के बारे में. अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप लाइक कर सकते हो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर वीडियोस को अपडेट आपको मिल सके. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.